But I'm Canadian. A brutal attack on a 23-year-old Indian student in Australia has once again brought international attention to rising hate crimes against Indians abroad. टेक्सास में दिन दहाड़े एक 50 साल के इंडियन आदमी पर उनके ही कोवर्कर ने मशेटी से हमला करके लिटरली उनके फैमिली के सामने ही उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद उस आदमी ने उनके कटे हुए सर को किसी फुटबॉल की तरह डस्टबिन तक ले गए और वहां डंप कर दिया। आयरलैंड में एक 6 साल की इंडियन बच्ची को रास्ते में पकड़ के लोकल बच्चों ने पीटा, उसके चेहरे पे उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा और मारते वक्त डर्टी इंडियंस, गो बैक टू योर कंट्री, ऐसे चीजें चिल्ला रहे थे। मात्र 6 साल की बच्ची, उसे शायद पता भी नहीं होगा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। यूके में एक सिख लड़की को किडनैप करके रेप किया गया और ऐसा करते वक्त अटैकर्स एक ही चीज चिल्ला रहे थे, गो बैक टू योर कंट्री। मैं आपको ये इंसिडेंट्स इसीलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सारे इंडियंस ग्लोबली फेस कर रहे हैं। वेस्टर्न साइड में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म और वायलेंस हाई हेलो की तरह नॉर्मल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल मीडिया में इनमें से कुछ गिने चुने केसेस हेडलाइन बन पाते हैं, जैसे कि इंडियंस की सफरिंग उनके लिए न्यूज वर्दी है ही नहीं। और ये सिर्फ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है जो कि हर साल अग्रेसिव और भी ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। ये सिर्फ आयरलैंड या यूके की कहानी नहीं है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दुनिया के हर कोने से ऐसी खौफनाक खबरें आ रही है। हर जगह इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। डेलस यूएसए में बस पिछले महीने चंद्रमौली नागमल्ल्या पर उनके ही कोवर्कर ने एक मशेटी से अटैक करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और उसने ऐसा किया सिर्फ एक छोटे से वॉशिंग मशीन के डिस्प्यूट की वजह से। सोचिए, आप अपना घर छोड़कर एक बेहतर जिंदगी के लिए अब्रॉड जाते हो और वहाँ किसी नॉर्मल दिन बिना किसी वजह आपकी कोई जान ले लेता है। ऑस्ट्रेलिया में चरणप्रीत सिंह, एक 23 साल के इंडियन पीएचडी स्टूडेंट को पार्किंग डिस्प्यूट में इतना मारा गया कि उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया और लड़का आईसीयू में पहुंच गया। कनाडा में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वैंकूवर और टोरंटो में मंदिरों में घुस के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, दीवारों पर गालियां लिखी जा रही और इंडियन फैमिलीज को बसेस और फ्लाइट्स में ओपनली स्टिंकी इंडियन, करी पीपल, गो बैक टू योर कंट्री, ये सब बोला जा रहा है। और इन इंसिडेंट्स पर जब वहाँ की अथॉरिटीज को सवाल किए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों निकल जाते हैं, लेकिन ना आउटकम निकलता है और ना ही सोल्यूशन। मेरा एक दोस्त जिसने यूक्रेन और उज्बेकिस्तान में अपनी लाइफ में काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन बिताया है, उसने भी ये चीज एक्सपीरियंस की, तो आइए उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। सो दोस्तों, ये लोकेश है, ये मेरा दोस्त है और ये यूक्रेन और उज्बेकिस्तान में पिछले 6 से 7 साल गुजार के आया है। तो भाई, जब आप यूक्रेन या उज्बेकिस्तान में थे तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपको सिर्फ ब्राउन होने की वजह से या फिर इंडियन होने की वजह से मतलब आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेट वगैरह किया गया हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? मोस्टली जब वहाँ पे था, बस ब्राउन स्किन होने की वजह से या फिर बस इंडियन होने की वजह से काफ़ी बार तो मुझे रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। जैसे कि आप जब पब्लिक प्लेसेस में रहते हो या फिर लेट्स से सुपरमार्केट में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, तो मोस्टली लोग तो यानी 90% ऑफ द लोग तो कुछ ऐसे रेसिस्ट तो होते नहीं है, बट जो 10% लोग जो रेसिस्ट होते हैं उनके साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है और वो आपको इतना एकदम गंदा ट्रीट करते हैं, तो आपको भी यानी कभी कभार ऐसा यानी बहुत आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है, डाउट में चले जाते हो आप कि यार मैं कौन सी जगह पे हूँ, या फिर लोग मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आई एम ब्राउन या फिर जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन। तो ऐसे अभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ स्पेसिफिक, मतलब जो जैसे आपको कहीं कुछ दिक्कतें फेस वगैरह करनी पड़ी? हाँ, एक बार मुझे बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एक अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एक इजिप्शियन लड़का था, तो इजिप्ट वाले भी ऐसे ब्राउन स्किन ही रहते हैं। तो मेरा जो हॉस्टल एरिया था, तो उसके जस्ट बगल वाली स्ट्रीट में उसने किसी रशियन बंदी को छेड़ा होगा। तो ऑफ कोर्स अभी उनका तो एक सेम कम्युनिटी है, उसने किसी को बोला कि अभी उसको तो पता नहीं ये इंडिया से है या इजिप्शियन है या कि कहाँ से भी है, उसको तो बस पता है कि ब्राउन स्किन है कोई बंदा। तो वो जो कम्युनिटी वाले वो ज़्यादा काफ़ी भड़क गए थे कि यार कि तुम हमारे कंट्री में आए हो और तुम हमारे लड़की को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनको छेड़खानी कर रहे हो उनके साथ। तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। वो हॉस्टल में आया करते थे, हॉस्टल में से बॉम्ब फोड़ देते थे। कोई भी अगर इंडियंस उसको ऐसे रास्ते पे दिख जाए तो उनको मारने के पीछे लग जाते थे, गाली देते थे, बहुत स्लर्स यूज़ करते थे। तो ऑलमोस्ट वो 15-20 दिन का एक टाइम था कि जब मैं खुद मेरे हॉस्टल के बाहर जाने के लिए सेफ फील नहीं करता था। इवन दो और एक ऐसा इंसिडेंट था कि मैं यूनिवर्सिटी गया था, क्लास ख़त्म हुआ और हम जब यूनिवर्सिटी से जस्ट बाहर ही निकल रहे बिल्डिंग के बाहर, तो इतनी यानी पूरे ऐसे गैंग्स, लोकल गैंग्स वहाँ पे हाँ ऐसा मॉब इकट्ठा हो गया था। तो हमको पुलिस आई थी, प्रॉपर एस्कॉर्ट पुलिस की, जिन्होंने हमको प्रॉपर यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक एस्कॉर्ट करके लेके गए थे क्योंकि हम खुद सेफ नहीं थे।
तो ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है। तो मतलब ये उतना रेशियली मोटिवेटेड नहीं था, बट ये किसी की बिहेवियर की वजह से एक पर्सपेक्टिव बन गया था हाँ, सर्टन ब्राउन लोगों के लिए। तो जस्ट बिकॉज वो एक पर्सन की गलती से हम सब लोगों को भुगतना पड़ा, और वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे कि हम हमारे हॉस्टल के सामने रोज़ रात को या फिर 24/7 पुलिस हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। फिर वो थोड़ा मामला शांत हुआ, बट उसको टाइम लगा 2-3 हफ्ते। हाँ। तब तक फिर अगर हमको कोई ग्रोसरी स्टोर जाना है, हम जा नहीं सक रहे। यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमारा बहुत डर लग रहा था कि यूनिवर्सिटी कैसे जाए। अगर यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी आने से वापस डर कि यार रास्ते में किसने पकड़ लिया। तो बहुत सारे से मेरे खुद के क्लासमेट्स थे कि उनको मारा गया, पीटा गया, और वो प्रॉपर ऐसे कोई ब्लीड करते हुए आ रहा है, किसी के आंखों में उनने मिर्ची डाल दिया, पेपर स्प्रे स्प्रे कर दिया। तो वैसे बच्चे आ रहे थे। हाँ, और एक इंसिडेंट है। हम 3 लोग थे। हम दोस्त लोग ऐसे ही शॉपिंग के लिए गए थे बाहर। तो हम एक मॉल में गए थे जहाँ पे एक हमको वैसा शूज़ वगैरह देख रहे थे हम। तो मोस्टली क्या होता है कि अपन जाते हैं, अगर अपने को पसंद आया तो अपन लेते हैं, नहीं आया तो नहीं करते, तो अपन बट एटलीस्ट ट्राई तो करके देखते हैं। तो एक्चुअली वो स्टोर में क्या हुआ था ना कि 2-3 लोकल्स थे और बाकी हम तीनों ही थे, बाकी पूरा स्टोर ऑलमोस्ट खाली था। तो फिर मैंने नोटिस किया यार कि हम कोई भी सेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पीछे 2 लोग आ रहे हैं। हमने ये सेक्शन से दूसरे सेक्शन में गए और वो 2 लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। नॉट जस्ट बिकॉज कि हमसे वो बात कर रहे हैं, फिर हमको शूज़ दिखा रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, हाँ, जस्ट बिकॉज वो नज़र रख रहे कि मे बी क्या पता चोरी कोई, वगैरह तो ना कर हाँ, या चोरी, हाँ, वैसे ही कि चोरी वगैरह। लिख रही है तो एसोसिएट करते हैं कि मतलब चोर टाइप है, या फिर मतलब ऐसे सर्टेन पर्सपेक्टिव उनका ऑलरेडी बन गया था। हाँ, या फिर मे बी इनके पास उतने पैसे नहीं है, बस ऐसे शो ऑफ करने के लिए या बस फ्री की चीज़ें ट्राई करने के लिए आ गए तुम। तो मुझे वो टाइम पे बहुत काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था ये इंसिडेंट में कि यार इसमें मेरी गलती भी तो नहीं है। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो आते होंगे स्टोर में, ट्राई करते होंगे, नहीं पसंद आया चले जाते होंगे। हर ज़रूरी थोड़ी ना कि 100 लोग आए तो 100 लोगों में ही 100 लोगों ने जूते खरीदे। बराबर। तो मुझे वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया था कि मेरे को तो जूते खरीदने के भी नहीं थे, बट फिर भी मैं वहाँ से जूता खरीद के ले गया, जस्ट बिकॉज़ कि यार उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जस्ट ट्राई करने आया। और हाँ, तो आपने सुना ग्राउंड लेवल पर इंडियंस क्या फेस कर रहे हैं, और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये इंसिडेंट्स आइसोलेटेड नहीं है। कनाडा के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से साउथ एशियंस पर हेट क्राइम्स 2019 से 2022 के बीच 143% से बढ़े। एफबीआई के नंबर्स दिखाते हैं कि यूएसए में कोविड के बाद एंटी एशियन हेट क्राइम्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। आयरलैंड में तो बस 2025 में ही 5 बड़े रेसिस्ट अटैक्स हुए। इंडियंस दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग और लॉ अबाइडिंग इमिग्रेंट्स होते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, हर चीज में हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी उनको या तो जेलेसी का टारगेट बनाया जाता है, या जॉब मार्केट या हाउसिंग क्राइसिस का स्केपगोट बना दिया जाता है, और इसका नतीजा बनता है इंडियन ब्लड ऑन देयर स्ट्रीट्स। अब सवाल उठता है कि इंडियंस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहला रीजन है डेमोग्राफिक्स। देखिए, इंडियंस दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग डायस्पोरा में से एक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इन सब जगहों पर इंडियंस की पॉपुलेशन डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है। आयरलैंड का ही एग्जांपल ले लो। अब वहाँ हर 5वां आदमी एक फॉरेन बॉर्न है। वहाँ अब हाउसिंग क्राइसिस और जॉब्स की शॉर्टेज बढ़ रही है, और ब्लेम किसको किया जाता है? इमिग्रेंट्स को, और खास तौर पर इंडियन इमिग्रेंट्स को। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक स्केपगोटिंग। इंडियंस अब्रॉड में आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे हाई स्किल्ड जॉब्स में डोमिनेट करते हैं। यूएस में इंडियंस सबसे ज्यादा कमाने वालों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन हमारी इसी सक्सेस को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते। कहते हैं कि ये इंडियंस हमारी जॉब्स छीन रहे हैं। H1B वीजास पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इंडियंस चीप लेबर लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं। तीसरा रीजन है वहाँ के पॉलिटिकल क्लाइमेट और फार राइट नैरेटिव। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में ओपनली एंटी इमिग्रेंट रैलीज्म निकल रही है, जिसमें हमारे इंडियन फ्लैग को जलाया जा रहा है। पॉलिटिशियंस चुपचाप इस हेट को इग्नोर करते हैं और कुछ तो ओपनली इनकरेज करते हैं। और जब टॉप लीडर्स ही इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, तो स्ट्रीट लेवल के जो गुंडे रहते हैं ना, उन्हें एक लाइसेंस मिल जाता है इन सबको अटैक करने का। और सबसे भयानक हथियार है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। इंटरनेट पर एक पूरा टॉक्सिक कल्चर क्रिएट हो गया है। इंडियंस को पजीत, करी मंचर ऐसे गालियों से मतलब मॉक किया जाता है। रेडिट जैसे फोरम्स पर तो ओपनली मीम्स बनते हैं। एक रिपोर्ट ने दिखाया कि 2024 में सिर्फ एक महीने में 40,000 से ज्यादा बार डिपोर्ट इंडियंस या किल पजीत ऐसे स्लर्स का यूज हुआ है। और सोशल मीडिया एल्गोरिथम भी इसे एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये आउटरीजियस है। इससे लोगों की ज्यादा एंगेजमेंट आती है, मतलब इंडियंस के खिलाफ हेट प्रॉफिटेबल बन गई है। और चौथा रीजन है लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट। कभी एक पार्किंग डिस्प्यूट, कभी एक वॉशिंग मशीन डिस्प्यूट, या कभी एक छोटी सी स्पोर्ट्स राइवलरी। लेकिन जब सामने वाला इंडियन होता है तो वो छोटी सी लड़ाई भी तुरंत एक रेशियल एंगल ले लेती है। मतलब नॉर्मल डिस्प्यूट भी गो बैक टू इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये दिखाता है कि हेट काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है। बस एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए और चीजें साइडवेज जाने लग जाती है। अब सवाल ये है कि इतने सारे अटैक्स और इतनी सारी हेडलाइंस बन रही है,
तो फिर गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज की। आयरलैंड में जब 2025 में जुलाई अगस्त के महीने में बैक टू बैक अटैक्स हो रहे थे, तो ड्यूब्लिन की स्ट्रीट्स पर इंडियंस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इंडियन एम्बेसी ने भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया, रेसिज्म और जेनोफोबिया की आयरलैंड में कोई जगह नहीं। आयरलैंड के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनिटी लीडर्स से मिलकर अश्योरेंस दिया कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। यूके में जब ओल्ड बरी में एक सिख वुमन के साथ वो हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ, इंडियन कम्युनिटीज ने तुरंत रैलीज निकाली और लोकल एमपीज ने इसे कंडेम भी किया। लेकिन इंडियंस वह ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों हमें हर बार प्रोटेस्ट करके अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना पड़ता है। सिख और हिंदू टेंपल्स पर अटैक हुआ और सॉल्यूशंस के नाम पर हर बार सिर्फ एडवाइजरीज इशू की जाती है, और सबसे कॉमन पैटर्न है एम्बेसी एडवाइजरीज। हर बार जब कोई अटैक होता है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ही स्टेटमेंट डाल देती है, इंडियंस प्लीज एक्सरसाइज कॉशन, अवॉइड आइसोलेटेड एरियाज, रजिस्टर विद मदद पोर्टल। आयरलैंड, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये एडवाइजरीज हर जगह रिपीट होती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एडवाइजरी सिर्फ एक प्लास्टर है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। और होस्ट गवर्नमेंट की बात करें तो हाँ, वो लोग कंडेम करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करती है, लेकिन कोई आउटकम नहीं निकलता। असली प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी और डिटेरेंसी कमी। केसेस लंबे खींचे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स परपेट्रेटर्स को सिर्फ वार्निंग्स के साथ छोड़ दिया जाता है। मतलब सीधा ये पॉइंट है कि इंडियंस की जान जा रही है, बच्चे तक टारगेट बन रहे हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी स्टेटमेंट्स और प्रोमिसेस के साइकिल में फंसा हुआ है। अब एक स्टेप पीछे हटके देखिए, इंडियंस जहां भी विजिबली ग्रो करते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, IT जॉब्स हो या मेडिकल प्रोफेशन, वहां इनकी रिजेंटमेंट बढ़ने लग जाती है। और जब रिजेंटमेंट बढ़ती है तो उसको फ्यूल मिलता है पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया से। पॉलिटिशियंस इमिग्रेंट्स को स्केपगोट बना देते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पजित, करी मंचर, डर्टी इंडियन जैसे स्लर्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इंटरनेट पे जो हेट शुरू होती है, वही स्ट्रीट पर गालियां और मारपीट बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अभी तक सीरियसली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। यूके हो, आयरलैंड हो, यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट्स इसे कंडेम तो करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंडियन कम्युनिटीज अभी भी काफी वल्नरेबल है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम सिर्फ विक्टिम बन के चुप ना बैठे, होस्ट कंट्रीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर कोई अटैक होता है, उससे रैंडम वायलेंस कहकर फाइल क्लोज कर देना इनफ नहीं है। उन्हें हेट क्राइम को हेट क्राइम की तरह ट्रीट करना होगा। पुलिस और अथॉरिटीज को अकाउंटेबल होना होगा ताकि हर कंप्लेंट रजिस्टर हो, हर केस इन्वेस्टिगेट हो, और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और वर्कप्लेसेस में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एनफोर्स करनी चाहिए। साथ ही इंडिया को भी अपना रोल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडियंस की सेफ्टी को एक डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। हर एम्बेसी में एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क और 24/7 रिपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में लोग तुरंत हेल्प ले सके। और जहां जहां इंडियंस रिपीटेडली टारगेट किए जा रहे हैं, उन कंट्रीज को एक क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए कि अगर हमारे लोग अनसेफ है तो इसका असर हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस पर भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कम्युनिटीज ने खुद भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। चुप रहना अब ऑप्शन में नहीं है। हर इंसिडेंट को रिपोर्ट करो, डॉक्यूमेंट करो और अपनी कम्युनिटी नेटवर्क्स के थ्रू एम्पलीफाई करो। कनेक्टेड रहो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ही सबसे बड़ी सेफ्टी शील्ड है। और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना सीखो। जब एक इंडियन पे अटैक होता है तो बाकी लोग शांत हो जाते हैं, और वही साइलेंस अटैकर्स को और हिम्मत देता है ऐसे और कांड करने के लिए। ये सारे स्क्रिप्ट्स ग्राउंड रियलिटी को बदल सकते हैं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट अटैक कब होगा। सवाल यह है कि उस वक्त हम तैयार होंगे या फिर से कोई लॉस्ट हेडलाइन बनकर रह जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इस कन्वर्सेशन को आगे ले जाना जरूरी है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और यहाँ हम ऐसे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को बिना फिल्टर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ऑनेस्ट डिस्कशंस पसंद है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और दूसरों का भी।